नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ चर्चा में आपका स्वागत है। पिछला हफ्ता एक मामले में बिल्कुल ठीक है कि इसमें कुछ सोचना ही नहीं कि किस पे चर्चा होनी है। जी, अडानी जी जो दुनिया में नंबर 2 थे वो पूरे छाए हुए हैं इस समय। देश के सारे विमर्श में अडानी जी का ही नाम है, उन्हीं के इर्द-गिर्द सारी बातें घूम रही हैं। अ, और उस पे संसद में भी क्योंकि संसद चल रही है, अ, कुछ दिन तो संसद 2-3 दिन चली नहीं, फिर तय हुआ कि भाई हम लोग इस बात पे सहमति बनी कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पे अ, आपको छूट रहेगी, आप जो चाहिए वो बोले। हालांकि ये पहले भी होता था, लेकिन अब इस बार थोड़ा उसको स्पेसिफिक किया गया कि नहीं, हम बाकी विषयों पे भी बोल सकते हैं। जो सबसे बड़ा प्रोफेसर साहब इस पे जो मुझे लगा, और दो विषयों पे हम लोग बात कर लेंगे। पहले राहुल गांधी का भाषण होता है और उसके दूसरे दिन फिर मोदी जी आके उसका जवाब देते हैं। मैं मोदी जी के भाषण में बाद में आऊंगा क्योंकि कोई एक लंबी चर्चा हो जाएगी। मैं पहला एक आपसे ले लूं, जो राहुल गांधी का भाषण है, उन्होंने अपनी सहजता से अपनी पूरी बात रखी और बाद में वो 4-5 प्रश्न उन्होंने उठाए, और वो बहुत देखने में बहुत सीधे से प्रश्न लग रहे थे कि भाई अडानी जी मोदी जी के साथ कहां कहां गए, उनको कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट मिले, इत्यादि इत्यादि। तो पहले तो मैं राहुल गांधी के जो जो उनका भाषण था इस पे, उस पे एक टिप्पणी आपसे चाहूंगा कि आपको वो उसको आप ओवरऑल कैसे देख रहे हैं। देखिए राहुल गांधी के भाषण की सबसे बड़ी खास बात ये थी कि उन्होंने मोदी जी से ठोस सवाल पूछे। वो सवालों में कुछ इधर-उधर की बात नहीं थी। आप कहते हैं ना कि उसमें जो संसदीय लफ़्फ़ाज़ी होती है, जिसमें लोग अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये ना करके उन्होंने मोदी जी से एक ठोस सवाल पूछे कि आपके और आपकी सरकार का अडानी से क्या ताल्लुक है? आप इन-इन सवालों के रूप में, इन-इन सवालों के जवाब के तौर पे हमें ये बताइए। मोदी जी ने इसका जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सारे आरोप झूठे हैं और आप मेरे ऊपर 140 करोड़ लोगों की हिफाजत है। उसका कवच कुंडल मेरे पास है और मेरा ये सब झूठे आरोप मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये मोदी जी ने उसका जवाब दिया। इस लिहाज से राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे, वो सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें मुझे एक थोड़ा-सा अफ़सोस है, मतलब जो मैं आपके सामने रखूँगा। संसद में बोलना तो ठीक बात है, संसद में बोलना ही चाहिए और इसी तरह बोलना चाहिए जिस तरह राहुल गांधी बोले हैं। लेकिन संसद के बाहर कांग्रेस इन्हीं प्रश्नों को लेकर और सरकार मोदी जी और अडानी जी के बीच का जो संपर्क है, उन संपर्कों को लेकर कोई श्वेत पत्र प्रकाशित क्यों नहीं कर रही? भाई आखिरकार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की अन्य शक्तियों की तरफ से एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया जाए जिसमें स्पष्ट रूप से सामने आए तथ्यों, आंकड़ों, तालिकाओं और ग्राफों की शक्ल में कि दरअसल इस पूरे मामले की हकीकत है क्या, और वो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, ऐसे किसी अर्थशास्त्री ने लिखा हो, इस तरीके से एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया जाए, इसमें तारीखवार, सिलसिलेवार वर्णन हो, जैसा कि संसद में राहुल गांधी ने कहा और बाहर विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भाई आप तब वहां गए, फिर ऐसा हुआ, इसका परिणाम ये निकला, फिर इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। ये सारी बातें सिलसिलेवार आए और उसका बड़े पैमाने पर प्रचार हो पूरे देश में। जब श्वेत पत्र प्रकाशित होगा तो श्वेत पत्र के अंश जगह जगह प्रकाशित होंगे, सोशल मीडिया पर लोग उसको रखेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तब ये कहा जाएगा कि आपने तथ्यों का एक पूरा जखीरा सार्वजनिक जीवन में रख दिया है। फिर सबको जवाब देना पड़ेगा, यहां तक कि अडानी जी को उसका जवाब देना पड़ेगा। उसके जी। ऊपर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया होगी। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, उस हिंडनबर्ग जैसी संस्थाएं उसके ऊपर बोलेंगी। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ताकतें और स्टॉक मार्केट की निगरानी करने वाली वित्तीय ताकतें सक्रिय हो गई हैं अडानी के मसले पर। जो एमएससीआई है, उसने जो किया है बहुत तकनीकी बात है, उसकी वजह से पिछले 2 दिन में अडानी के स्टॉक्स को और ज्यादा मार लगी है और वो प्रतिदिन अडानी के स्टॉक, एक दो दिन के अपवाद को छोड़ के प्रतिदिन अडानी के स्टॉक गिर रहे हैं, क्योंकि भारत की जो नियंत्रक और नियामक संस्थाएं हैं जैसे सेबी वगैरह, ये कुछ करें या ना करें, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो सबकी निगाह अडानी ने जो किया है उसके ऊपर लगी हुई है और वो खुल के सामने आ रहे हैं। वो तो भारत सरकार से प्रभावित नहीं है, मोदी सरकार के दबाव में वो संस्थाएं नहीं है, तो जी। उसकी वजह से चूंकि अर्थव्यवस्था का ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, जी। सब कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। आप भारत में कवर अप कर सकते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो कवर अप कर नहीं सकते, और भारत का स्टॉक एक्सचेंज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा हुआ है, अदानी ने विदेशों से लोन उठाए हैं। तो ये सब भाई, जब आपको इस जो वित्तीय पूंजी का निजाम है जो ग्लोबलाइजेशन के बाद शुरू हुआ 1990 में, जब आपको इसका लाभ मिला, यानी जगह जगह जहां चाहते हैं आप लोन मिल रहा है आपको, तो वहीं उसी तरीके से आपको उसका नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि भाई इस पूरे निजाम का एक प्रोटोकॉल है। ये ठीक है, पूंजीवाद में एक क्रोनी कैपिटलिज्म हमेशा रहता है, लेकिन उस क्रोनी कैपिटलिज्म को की रोकथाम करने की कोई तौर तरीके भी उसके अंदर, उसको संयमित करने के तौर तरीके भी हैं। भारत में तो अदानी और सरकार का जो रिश्ता है, जो साठगांठ है, वो इतनी जबरदस्त और असाधारण है कि सारी दुनिया में क्रोनी कैपिटलिज्म के जो दूसरे उदाहरण हैं वो उसके मुकाबले, या भारत में दूसरे उदाहरण जो हैं उसके मुकाबले छोटे पड़ गए हैं। तो ये जो राहुल गांधी की रणनीति है, ये सिर्फ संसद के भीतर ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि संसद के बाहर भी उन्हें इसके दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए। जी जी जी। मैं दर्शकों को एक और चीज बता दूं जो आप कह रहे हैं, जो इनका टोटल कर्ज है, इससे पहले जो उनका खुद कहना था गौतम जी, अडानी जी का, कि 50% विदेशी है, 40% हिंदुस्तानी पब्लिक सेक्टर बैंक है और 10% प्राइवेट सेक्टर बैंक है। मैं लेकिन प्रोफेसर अब एक चीज और जरा समझाइए, ये राहुल गांधी, ये ठीक है, इससे और मारक क्षमता होगी, लोगों में जन जागरण, लेकिन वो जो अडानी नामक जिन्न है उसको बोतल से बाहर निकालने में कामयाब हुए कि नहीं हुए? और अगर हुए तो क्या मोदी जी उसको दूसरे दिन या तीसरे दिन लोकसभा या राज्यसभा में वो जिन्न को वापस बोतल में बंद कर पाए कि जिन्न अभी बाहर ही खड़ा हुआ है? भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक पत्रकार हैं और जो भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, लेकिन वो बात बात में जो मीडिया मंचों पर भाजपा का समर्थन करते हैं और तर्क भी देते हैं उसके लिए, कई बार उनके तर्क अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, मैं केवल उनको पूरी तरह खारिज नहीं कर रहा हूं। उनका मानना यह है कि भाजपा की मोदी सरकार के खिलाफ मुद्दों की कमी नहीं है, मोदी सरकार की गलतियों की भी कमी नहीं है, ये तो विपक्ष की अक्षमता है कि वो उसका लाभ नहीं उठा पा रहा है। तो विपक्ष को इन तमाम चीजों को आपस में जोड़ के कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं मिल रहा है, कोई ट्रिगर पॉइंट मिलना चाहिए, तभी ये एक ट्रिगर पॉइंट मिल जाएगा तो उसके सहारे दूसरी गलतियां, दूसरी गड़बड़ियां और जो दूसरी अनियमितताएं इस सरकार ने की हैं वो भी खुल के सामने आ जाएंगी। तो अदानी का मुद्दा एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है जी, और जी, इस बात को सब लोग जानते हैं। इसीलिए कल हनुमान बेनीवाल न्यूज 24 में मेरे साथ में थे, वो पहले भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं, भाजपा से चुनाव भी शायद लड़ चुके हैं, अब तो भाजपा में नहीं है, वो अलग है, राजस्थान में अलग से राजनीति करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई संसद में जैसे ही अदानी का नाम लिया जाता है बीजेपी वाले चिल्लाने लगते हैं जैसे कि अदानी का नाम लेना ही अपने आप में गुनाह हो, और इसीलिए वो तमाम मसले जो हैं संसद के रिकॉर्ड से हटाए जा रहे हैं ताकि उनका कोई निशान ना बाकी रह जाए। भविष्य में आने वाले समय में अगर कोई रिसर्च करने जाएगा तो उसे कोई प्रमाण ही नहीं मिलेगा कि ये सवाल संसद में उठाया गया था, केवल लोगों की स्मृतियों में होगा लेकिन दस्तावेजों में प्रमाण नहीं होगा। तो भाजपा वाले इस मसले को लेकर बहुत सतर्क हैं, बहुत बेचैन हैं। जी, अदानी हनुमान बेनीवाल ने ये कहा कि भाई अदानी के नाम पे आप इतने परेशान क्यों होते हैं, अदानी थोड़ा देश को चला रहा है, देश को तो मोदी जी चला रहे हैं, आप अदानी के नाम पे आपके अंदर ये बेचैनियां क्यों पैदा होती हैं? सीधी सी बात है कि पानी कहीं मर रहा है। अब सवाल इस बात का है इस पर जो चौतरफा अटैक होना चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर आप इस मसले को लगातार जीवित रखेंगे, इसके तीखेपन को बनाए रखेंगे, तभी तो ये ट्रिगर पॉइंट बन पाएगा आगे चलकर। अगर मान लीजिए एक जेपीसी या कोई एक दूसरी कमेटी बना दी गई, वो इसकी एक जांच करने लगी, उसमें कुछ विशेषज्ञ भी होंगे, उसमें विपक्ष के लोग भी होंगे, उसमें सत्ता पक्ष के लोग भी होंगे, फिर वो 6-7 महीने तक वो जांच करती रहेगी, फिर वो इस साल वो नवंबर-दिसंबर में जाके एक ऐसी रिपोर्ट देगी जिससे पूरा मसला ठंडा हो जाएगा। तब तक अदानी जी कुछ कोशिश करके अपने कर्जों को वक्त से पहले उन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया है, अपने बहुत सारे कर्जों को इनका मई-जून में भुगतान होना था वो अभी भुगतान कर रहे हैं ताकि उनका जो कर्ज का अनुपात है वो अनुपात सुधर सके। तो वो सारी प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी है, यानी वो भी अपनी तरफ से बहुत सारे संशोधन अपनी कारपोरेट गवर्नेंस में बहुत सारे संशोधन पेश कर रहे हैं। सरकार और मोदी जी की तरफ से या जो उनके समर्थक हैं बीजेपी में उनकी तरफ से उनसे कहा भी गया होगा कि भाई कुछ मामला दुरुस्त कीजिए आप, हम ऐसे नहीं आपको बचा पाएंगे। तो चारों तरफ से कोशिश चल रही है कि कैसे इस मसले पे ठंडा पानी डाला जाए।
अदानी जी की तरफ से भी कोशिश चल रही है। अब अदानी जी ने अमेरिका में एक लीगल फर्म हायर किया, लीगल फर्म किससे संपर्क कर लिया है। जाहिर है कि वो वहां पे मुकदमेबाजी करेंगे, फिर वो कहेंगे हमने तो मुकदमा कर दिया, भले उस मुकदमे का हश्र कोई हो। सार्वजनिक जीवन में उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया था, हमने उनके ऊपर मुकदमा कर दिया, अब वो मुकदमा वहां चलता रहेगा। यहाँ कहने के लिए हो जाएगा कि भाई आरोप झूठे, हमने मुकदमा कर दिया। जी जी। तो ये इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही हैं दोनों तरफ। सरकार ने पेशबंदी, देखिए हमला हो चुका है अदानी के ऊपर और प्रकारांतर से सरकार के ऊपर हमला हो चुका है। अब उस हमले को हमला करने वाले दूर तक ले जाएंगे कि बचाव करने वाले उसको जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे। पूरा मसला इस बात का है। अगर इस मसले को दूर तक ले जाया गया और लगातार इसमें नया ईंधन डाला जाता रहा और ये आग लगातार जलती रही, तो ये मसला आगे जाकर एक ट्रिगर पॉइंट बन सकता है जो मोदी की दिल्ली की सरकार के खिलाफ आज तक विपक्ष को नहीं मिला है। इसलिए ये बात महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि केवल संसद में मत बोलिए, वहां तो बोलिए ही बोलिए, वो तो बोलना जरूरी है ही, और भी बढ़िया तरीके से बोलना चाहिए। संसद के बाहर कुछ कीजिए ताकि मिडिल क्लास जो कि ओपिनियन मेकर होता है, वहां पे ये बात जा पाएगी ये क्या हुआ है। अभी तक लोगों के दिमाग में बात तो आई है, लेकिन बहुत ही ख्याल जो है ना वो बहुत धुंधला है, समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि चक्कर क्या है। मैं प्रोत्साहन एक चीज और कहूंगा, जो उस दिन मोदी जी का भाषण था लोकसभा में और राज्यसभा दोनों जगह, मुझे ऐसा लगा और बहुत से लोगों का भी कहना है कि वो वहां पे पार्लियामेंट में संसद सदस्यों को एड्रेस नहीं कर रहे थे, वो अपनी चुनावी सभा की तरह अपने जो उनके वोटर हैं उसको देख के बोल रहे थे, और वो जिसको कहते हैं अंग्रेजी प्लेइंग फॉर गैलरीज था। और उस एक चीज मैं आपसे और शेयर कर लूं, फिर आपका उस दिन जो मर्यादा थी। आनंद जी, ये हमेशा होता है। मैं इसमें कुछ और पढ़ रहा हूं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं ही कह रहा हूं, अपने लोकसभा और राज्यसभा के भाषणों में मोदी जी ने एक बात बार बार रेखांकित की है कि जो कुछ भी है वो वही है जी। वोट भी उनकी वजह से मिल रहा है, सत्ता उनकी वजह से टिकी हुई है, उनकी लोकप्रियता शख्सियत इतनी मजबूत है कि विपक्ष अगर पूरी तरह एकताबद्ध हो जाए तब भी उन्हें नहीं हरा सकता। तो ये संदेश वो किस किस को दे रहे हैं? ये संदेश केवल वो वोटरों को, विपक्ष को ही नहीं दे रहे हैं, वो संदेश वो बीजेपी को भी दे रहे हैं, वो संदेश वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी दे रहे हैं, वो संदेश वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ एनडीए के घटक दलों को भी दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये जो खंबा इसका नाम नरेंद्र मोदी है, ये चटखा, ये इसको नुकसान हुआ, अगर ये गिरा तो सबको नुकसान होगा। सब लोग जो उनसे प्रवाहित होने वाली सत्ता है, उस सत्ता का जो लाभ उठाया जा रहा है, वो सब लाभ मिलना सबको बंद हो जाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी को गिराने की कोशिश मत कीजिए। नरेंद्र मोदी को आउटस्टैंडिंग रखिए, अपवाद रखिए। वो कतार से अलग खड़े हुए हैं, वो कतार में नहीं है। ऐसा नहीं है कतार में सबसे आगे खड़े हो या कतार में उनका कद सबसे ऊंचा हो। ये तो जवाहरलाल नेहरू के जमाने में होता था, है? वो कतार में नहीं खड़े हुए हैं, वो कतार से बाहर खड़े हुए हैं। और अगर उनको नुकसान हुआ तो सबको नुकसान होगा। जो सत्ता का पूरा तंत्र है, उस तंत्र से जो पिछले 8-9 साल से लगातार लोग लाभ उठा रहे हैं, इन सबके हाथों से सत्ता निकल जाएगी और वो लाभ भी निकल जाएंगे। चुनाव भी वही जिताएंगे, सत्ता को टिकाए भी वो रखेंगे। ये क्षमता केवल उन्हीं में है। ये जो बात उन्होंने कही है, ये बीजेपी वालों को नए सिरे से एक संदेश है, साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी संदेश है कि वो इस बात को गलती से भी न सोचें कि मोदी जी को हटाया जा सकता है, मोदी जी के प्रभाव को कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जी, मैं एक चीज और प्रोफेसर साहब आपसे समझना चाहूंगा। वो दौर हम लोगों ने देखा था जब बोफोर्स का बिल्कुल पीछे लग गया था, चिपक गया था, और वो भी एक स्वीडिश वो था, वो बाहर से ही, वो भी उसका जिन्न भी बाहर से आया था। ये भी शुरू हुआ है बाहर से। दोनों में कुछ समानता आपको दिख रही है? क्योंकि अच्छा, वहां पे तो इतने फैक्ट भी नहीं थे, यहां तो सामने सामने आपके पास सारे वो मिल रहे हैं भाई, एविडेंस मिल रहे हैं। समानता देखने की बजाय हमें भिन्नता देखने की कोशिश करनी चाहिए। तमाम चीजों में समानता हम लोग देख लेते हैं और खुश हो जाते हैं। मेरा आग्रह ये है कि इसमें हम लोग भिन्नता देखने की कोशिश करें। सबसे बड़ी भिन्नता तो ये है कि बोफोर्स के जमाने में जो विपक्षी दल थे, उनकी साख काफी ऊंची थी और मीडिया के साथ में उनका बैकवर्ड फॉरवर्ड एक रिलेशनशिप था, आगे पीछे का एक मीडिया से संबंध था। मीडिया विपक्ष के उठाए हुए सवाल को ज्यादा तरजीह देता था
अखबारों में ऐसा लगता था कि विपक्ष और अखबार, तब तो अखबार ही होते थे वो फर्ज के जमाने में, टीवी वगैरह का जितना महत्व नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, विपक्ष और अखबार दोनों एक दूसरे से मिलजुल के काम कर रहे थे इस सवाल को लेकर। इंडियन एक्सप्रेस में और दूसरे तमाम जो जो भूमिकाएं थी मतलब उसकी, हम सब लोग उसको याद कर सकते हैं। इसलिए ठीक है कि इस मसले के ऊपर जो जांच कमेटियां बनी थी उनसे तो कुछ निकला नहीं, लेकिन आम पब्लिक में ये बात फैल गई। जो दूरदर्शन पे एक बच्चे ने कह दिया था कि राजीव गांधी चोर है, आपको याद है? यस, हाँ। उस वक्त एक लाइन एक बच्चे ने बोली, एक लड़के ने बोली थी कि राजीव गांधी चोर है, और उसका बड़ा बिजली जैसा असर वोटरों के ऊपर हुआ था। कम से कम मुझे याद पड़ता है कि उन दोनों इस तरह की बात हुई थी। तो आज मीडिया की भी दिलचस्पी इस बात में है कि अदानी के मसले को दबा दिया जाए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। मैं प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा हामी हूं और बहुत ध्यान से उसको पढ़ता भी हूं, और उससे बहुत ज्यादा मेरी जानकारियां भी बेहतर होती हैं, ज्ञान भी प्राप्त होता है उससे। लेकिन आप प्रिंट मीडिया में अगर आप अदानी के मसले का समर्थन करने वाले लेखों को देखेंगे और उस मसले पर आलोचनात्मक रुख अपनाने वाले लेखों को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि समर्थन करने वाली आवाजें बहुत संख्या में ज्यादा हैं। दूसरे आलोचनात्मक रुख भी जो है ना, वो भी बहुत ही दबा सा है। कोई भी नहीं इस बात को, जो क्रोनी कैपिटलिज्म का आइडिया है, इसको तो पूरी तरीके से प्रिंट मीडिया ने खारिज कर दिया है। प्रिंट मीडिया क्रोनी कैपिटलिज्म के विचार के कोई विश्लेषण करने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये मानता हूं कि इस घटनाक्रम ने क्रोनी कैपिटलिज्म के स्ट्रक्चर को उजागर कर दिया है। पहले हम लोग इस बात को कहते थे, हमारी समझ में नहीं आती थी ये काम सब होता कैसे है। अब साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि भाई क्रोनी कैपिटलिज्म कैसे चलता है, राजनीतिक शक्ति की और कारपोरेट शक्ति की साठगांठ किस तरीके से काम करती है, और इस क्रोनी कैपिटलिज्म को विनियमित, नियंत्रित और संयमित करने के लिए जिन लोगों की जिम्मेदारी है, वो लोग किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी पूरा करने से परहेज करते हैं। मसलन जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक जो कोयला खान थी, उसमें अडानी जी ने अपनी दिलचस्पी दिखाई, और वहां पर जो अंतरराष्ट्रीय बैंक थे, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग फोर्सेस थी, उन्होंने अदानी को लोन देने से इनकार कर दिया। तो वहां स्टेट बैंक के चेयरमैन थे, उन्होंने $1 बिलियन का लोन फटाफट अडानी जी को स्वीकृत करके दे दिया। अब स्टेट बैंक के बोर्ड के ऊपर रिजर्व बैंक का प्रतिनिधि भी होता है, तो उसने कोई पूछताछ की कि नहीं की? भाई आपने किस आधार पर यह किया? आपने जांच पड़ताल कितनी की थी कि अदानी को ऐसा लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? या मान लीजिए जब स्टॉक मार्केट में इनके शेयर बढ़ाए जा रहे थे, आज जो जांच कर रही है कि मॉरिशस की और कहां की, दुबई की जो फर्में हैं, वो फर्में किस तरह अदानी जी के साथ में जुड़ी हुई हैं, वो क्यों जुड़ी हुई हैं? क्यों अगर कोई फर्में अगर आप जुड़ी हो इस तरह से, तो फिर वो उस तरीके से कोई शेयर नहीं खरीद सकती। इस तरह का नियम है, तो पहले नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया? अब जो बात सामने आ रही है, ये तो पहले होना चाहिए था। तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म किस तरीके से एक बहुपक्षीय कार्रवाई है, इसमें केवल सरकार ही सीधे समर्थन नहीं करती है, बल्कि दूसरी भी तमाम, जैसे ये भी कहा जा रहा है कि बॉम्बे एयरपोर्ट जो अदानी को बेचने के लिए तैयार नहीं थे, तो उनके ऊपर रेड्स कराई गई और फिर इस तरह मजबूर कर दिया गया ताकि वो उसको बेच दें। तो इन सब बातों की जांच होना चाहिए, और ये वो तथ्य हैं जिनको जनता के सामने लाना चाहिए। देखिए, तथ्य सामने जरूर है, लेकिन तथ्य पेचीदा है, इनमें दिमाग खपाने के लिए लोग तैयार नहीं है। जो करोड़ों वोटर हैं, वो इन तथ्यों को पढ़ के अपना दिमाग नहीं बना सकते। इसके लिए विपक्ष को एक खास तरह की हवा बनानी होगी, और वो हवा ना विपक्ष बना पाए, इसीलिए संसद में इतनी रोक टोक है। भाई एक नया पहलू ही वो ले आए हैं वो लोग, जो पीठासीन अधिकारी हैं दोनों, कि आप तथ्यों के आधार पर ही आरोप लगाइए। ये भारत के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ जी। आप पिछले 70 साल का भारत का संसदीय इतिहास देख लीजिए, ये संविधान में भी नहीं लिखा हुआ है कि क्या सांसद तथ्यों के आधार पर आरोप लगाने के लिए मजबूर है। क्या सांसद एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है? जी, मैं प्रो साहब इसी पे पूछने जा रहा था, ये जो पीठासीन अधिकारी का रोल, और खासकर लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह, एक तो दो चीजें, खड़गे जैसे व्यक्ति जो इतने सीनियर हैं, एज की भी सीनियरिटी है, एक बहुत लंबे समय तक संसदीय अनुभव है,
उनको जितना टोका गया उस दिन, और जब उनको इस बात पे उनका उनका रुष्ट होना जायज था एक तरफ, वो दूसरी तरफ केवल सबूत नहीं मांग रहे हैं, एक्सपंज कर दे रहे हैं। हम तो अभी तक जानते थे कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो है, असंसदीय भाषा को निकाला जाता है कि भाई कोई मर्यादा ना हो, कुछ गाली गलौज टाइप हो या कुछ, वो तो आप अब ये वो डिसाइड कर दे रहे हैं कि नहीं नहीं ये नहीं जाएगा इसमें। तो ये इन दोनों पे जरा हम, क्योंकि ये तो लोकतांत्रिक बेसिक भावना और संस्थाओं के साथ ही कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। कल न्यूज़ 24 पर संदीप चौधरी ने संविधान की उस धारा को पढ़ के सुनाया था, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, जिसके मुताबिक पीठासीन अधिकारियों को अधिकार मिलते हैं कि वो क्या क्या चीज संसद के रिकॉर्ड से हटा सकते हैं। उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ था, पूरा शब्दशः पढ़ के सुनाया था, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि बिना सबूत के आरोप नहीं लगाया सकते। यानी पहले आप सबूत ढूंढिए, बाहर जाके जांच कीजिए, जब आपको सबूत मिल जाए तब आप संसद में आइए आरोप लगाने के लिए। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। ये मोदी जी को और उनकी सरकार को एंटी इनकम्बेंसी से बचाने का फार्मूला है, और इस फार्मूले को लागू करने की जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारियों को दी गई है, क्योंकि पार्लियामेंट में तो स्पष्ट रूप से सरकार को किस तरीके से सुरक्षित किया जाए। संसद के बाहर विपक्ष संसद के बाहर कोई बड़ी मुहिम चला नहीं पाता है, और उसके दिमाग में पता नहीं क्यों बातें नहीं आती हैं जो मैं आपको सुझाव। देखिए, ये तो बहुत सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि इन लोगों को, देखिए जो मानवाधिकार संगठन है, जब कोई दंगा होता है, मानवाधिकार हनन होता है, तो फौरन उनकी टीम जाती है, जांच करती है, वो रिपोर्ट जारी करती है। वो चीज जो है वो सार्वजनिक जीवन में दस्तावेज के तौर पर आ जाती है। आज भी हमें वो रिपोर्ट्स याद हैं, जब दिल्ली में सिख विरोधी हिंसा हुई थी तब उसकी रिपोर्ट जारी हुई थी, सारी रिपोर्ट्स होती हैं। वो सब, वो कोई चुनाव जीता है हारे, लेकिन वो रिपोर्ट लिखित रूप से होती है, उस रिपोर्ट का जवाब देना पड़ता है। भाई आप मजबूर है जवाब देने के लिए, आप उपेक्षा नहीं कर सकते उस बात की। और जब सामने जीवन में इस बात पे जो तथ्य होगा, उस तथ्य का वो जवाब नहीं दे पाएंगे। ये जवाब देंगे तो इधर उधर का जवाब देंगे, वो जवाब कमजोर होगा, उससे आपका पक्ष मजबूत होगा और आप उस मुहिम को और आगे ले जाएंगे। कोई भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में क्या है, कोई अखबार नहीं छाप रहा जी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में क्या है, ये कोई टीवी चैनल नहीं बता रहा है। भाई तो विपक्ष क्यों नहीं बता रहा है इस बात को? और हिंडनबर्ग रिपोर्ट तो छोड़ दीजिए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो तथ्य दिए हुए हैं, तथ्य पिछले 5 साल से सार्वजनिक जीवन में है। उन तथ्यों को सामने रखने में क्या ऐतराज है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट का हवाला दें या न दें आप उनका। जी मेरा एक अंतिम प्रश्न इसलिए है क्योंकि वो जरा बहुत से लोगों को उसमें था। वहां पे मोदी जी ने एक और बात कही, उन्होंने एकता यात्रा की याद दिलाई, जो एकता यात्रा 1991 दिसंबर में मुरली मनोहर जोशी जी ने शुरू की थी और 26 जनवरी 1992 में, और वो उसका एक पक्ष निकाल के वो हो गया। उसके बाद वो होने लगा, खंगारा जाने लगा आर्काइव। और वो एकता यात्रा का जितना मुझे याद है, क्योंकि मैंने फिर कश्मीर में लोगों से बात भी की, अब कोई रिकॉर्ड पे तो कहने को तैयार नहीं है, वो एकता यात्रा तो अगर आप देखिए तो अटल जी, अडवाणी जी, ये सब लोग तो जम्मू रह गए थे और हेलीकॉप्टर से इन लोगों को ले जाया गया था, बीएसएफ की मेस में रखा गया था, इन लोग बाहर नहीं रुके और बख्तरबंद गाड़ियों में ले आए थे। और इंडिया टुडे लिखता है कि टोटल जो वो था वो 12 मिनट का था। इतनी हड़बड़ाहट में थे कि जो तिरंगा लेके आए थे उसका वो पोल टूट जा रहा था, तो एडमिनिस्ट्रेशन से तिरंगा लेके किसी तरह से करके भागे थे। और मुझे चूंकि अभी वो रिपोर्ट मेरे हाथ में नहीं आ रही है, जब ये उस बस में लाए जा रहे थे तो लोग जमीन पे लेट के आए थे, ये उस समय का मुझे ठीक से याद है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि एकता यात्रा की बात जब कह रहे हैं तो ये सब भी तो खंगोरा जाएगा, ये सब भी तो लोग बताएंगे कि आपने कैसे एकता, और फिर कंपैरिजन होने लगेगा भारत जोड़ो यात्रा से। तो ये टेक्निकली नहीं, देखिए वो तो अपनी सुविधा से कुछ चुनिंदा चीजों को निकालेंगे और उनको पेश करेंगे। जो चीजें उनके लिए असुविधाजनक हैं उनको वो छिपाएंगे। किस तरह सरकार ने मुरली मनोहर जोशी से वहां पर दंगा, लाल चौक पर झंडा फहरवाया था, ये सब बातें हम लोगों को पता है और उस वक्त भी इन बातों की चर्चा हुई। तो ये तो करेंगे ही करेंगे। सवाल ये है कि वो जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, विपक्ष क्या कर रहा है वो बात, विपक्ष उनकी बातों का, तो विपक्ष को न केवल उनकी बातों का तुर्की बतुर्की जवाब देना है, न केवल संसद में अपनी बात को
वो कहना है, लगातार सवाल उठाने हैं ताकि वो लोग लगातार सफाई देने पर मजबूर हों। जनता के बीच में, खास तौर से मध्य वर्ग जो कि ओपिनियन मेकर है, जो राय बनाता है, जिसकी राय बनने से दूसरे लोगों की राय बनती है, जो बोलता है, जो लगातार चैटरिंग क्लास है, उसके बीच में ये क्या कर रहे हैं? देखिए, अगर एक बार ये सार्वजनिक जीवन में साबित हो जाता है कि अडानी ने जो किया है उसमें सरकार का हाथ है, मोदी का हाथ है, तो ये असंभव है कि उसका मोदी को राजनीतिक नुकसान ना हो। असंभव है, जरूर होगा, लेकिन केवल आपके संसद में बोलने से नहीं होगा। संसद में आपने बोला है, उसका उन्होंने पूरा बंदोबस्त कर दिया। एक तो आपको बोलने नहीं देते हैं पीठासीन अधिकारियों के जरिए, उसके बाद आपके सारे आरोपों को रिकॉर्ड से हटा दे रहे हैं। 6 महीने बाद तो लोग भूल जाएंगे क्या बोला गया है संसद में। आप संसद में आपने जो बोला है उसका भाषण ही प्रकाशित कीजिए बाहर। भाई, राहुल गांधी ने संसद में जो बोला है उस भाषण को प्रकाशित कीजिए बाहर। आपको कैसे संसद के रिकॉर्ड से हटा सकते हैं? बाहर तो उसको प्रकाशित करने से कोई रोक नहीं सकता। जी 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 जी, कुछ तो कीजिए। जो बातें हटाई जा रही हैं रिकॉर्ड से, उनको रिकॉर्ड पे लाइए। जी, ठीक बात। जो आरोप आप वहां लगा रहे हैं, उन आरोपों को और सिलसिलेवार तरीके से, ठोस तरीके से, ऐसे तरीके से इनका जवाब न दिया जा सके। आप चाहे उसको श्वेत पत्र कहें या जो मन में आए आप कहें, उसको ओकेजनल पेपर कहें, कुछ कहें, आप उसको लाइए ना बाहर। अगर आप उसको नहीं लाएंगे बाहर तो उससे आप कुल मिला के आपकी मुहिम आगे नहीं बढ़ पाएगी। इस मुहिम को आपको आगे बढ़ाना है। ठीक बात, ठीक बात। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर दुबे। और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते तक शायद इन सब चीजों में और क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि अडानी जी के शेयर को जैसे इंटरनेशनली जो दिक्कत हो रही है। मैं एक छोटा सा प्रश्न और पूछ लूं, यूपी में बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट समिट चल रही है और बहुत बड़ा आयोजन है। ये जो भी हो रहा है, आपको लगता है कि इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है हिंदुस्तान में? देखिए, जो भी सरकार, उत्तर प्रदेश की हर सरकार ने ऐसा किया है। ये सरकार और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर इस काम को कर रही है। उत्तर प्रदेश के लोग जब उत्तर प्रदेश छोड़ के भागना बंद करेंगे और उत्तर प्रदेश, वो बंबई जाके काम करना बंद करेंगे, वो चंडीगढ़ जाकर और पंजाब जाकर किसानों खेतों में काम करना बंद करेंगे, उन्हें उत्तर प्रदेश में, तब तो समझ में आएगा। और जितने इन्वेस्टमेंट, जो जम्बूरीज होती हैं, ये मेले होते हैं, इनमें जो वायदे किए जाते हैं, हम इतने 1000 करोड़ ये सब करेंगे, उसका बहुत छोटा प्रतिशत ही वास्तव में आता है। जी। और ये उत्तर प्रदेश के इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई, पहले इतना वायदा किया गया था, आया केवल इतना। तो ये सब भी एक प्रचार का तरीका है। उत्तर प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से, मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से, उसको नया उछाल देना एक बहुत ही मुश्किल काम है। उसके लिए जो करना चाहिए वो वहां पे किया नहीं जा रहा है। और हम कहा जा रहा है कि बुलडोजर चलाने से वहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया है। अब आप सोचिए, मतलब बुलडोजर चलाने को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जोड़ दिया गया है। जब इस प्रकार की हल्की राजनीति वहां पे की जा रही है, तो उससे कोई औद्योगिक विकास तो निकलेगा नहीं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर दुबे बात करने के लिए। अगले हफ्ते तक दर्शक आप लोग भी देखिए क्या क्या और हो रहा है। और जैसा प्रोफेसर दुबे ने कहा, ये बड़ी बात है और इसको हम सबको भी चर्चा में, हमको भी, अगर हमें लगता है कि ये देश हित में नहीं है, तो इसकी चर्चा जारी रखनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।